चलिए तो अभी अपन करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2, नाम है उसका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या नाम है उसका? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा रूल है भैया, इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है पहले तो ऊपर स्टॉक। वेरी गुड, स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज। भाई जबरदस्त। वेरी गुड, जो चीज हम बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। पक्की बात। तो गुड्स किसे बोलेंगे? हाँ, जो अनसोल्ड रहता है। जो बेचते हैं वो तो गुड्स हो गया ना, कमोडिटीज होगी, बराबर ना। तो जो चीज का बिजनेस कर रहे हैं और जो अपना अनसोल्ड रह गया है उसे अपन क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी। बराबर है। अब तुम बोलो सर स्टॉक तो बड़ा सिंपल है, स्टॉक में हम क्या एस बनाते हैं इन लोगों ने, बराबर ना, बिना फालतू का। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए स्टॉक में कौन कौन सी चीजें आएगी। अब जैसे तुमने बोला जो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस हम बेचते हैं वो हो गया। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आम का अचार बना रहा हूँ और आम मेरे पास में पड़े हैं तो मैं आम तो नहीं बेच रहा, मैं तो अचार बेच रहा हूँ। तो अभी तो तुमने कुछ और बोला था, बट कि जिसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस बेचते हैं वो हमारा इन्वेंट्री होगा। तो वो कौन बोलेगा? तो आपने जो डेफिनेशन दी उसमें तो फिर रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहे ना बेटा। अच्छा मान लीजिए मैंने आम को काट दिया, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, मसाला डालना बाकी है, तो ये क्या होगा मेरा? क्या ये इन्वेंट्री में आएगा? आपके डेफिनेशन में तो नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा आधा अधूरा माल तो मैं बेचता ही नहीं है ना, मैं तो पूरा ही बेचता हूँ, जब अचार बनता है तब बेचता हूँ। तो पहली चीज तो ये कि हमको यही नहीं पता इन्वेंट्री में कौन सी चीज आती है कौन सी नहीं आती, बराबर ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस साल मेरा प्रॉफिट कम है, सेल कम है मेरा, मतलब मुझे सेल बढ़ाने का है क्योंकि शार्क टैंक में जाने का है। तो मैंने क्या किया, इस साल ना कुछ अपना लैंड और बिल्डिंग बेच, क्या बेच दी थी? अपनी लैंड और बिल्डिंग। अच्छी खासी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू तुमको पता ही है क्या है। तो मैंने बोला मैं इसको अपने इन्वेंट्री में काउंट कर लेता हूँ, मतलब इसको सेल बोल देता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, मैं सीए हूँ और ये टीचिंग का काम ही कर रहा हूँ, कोचिंग काम ही कर रहा हूँ। कहाँ लिखा? मैं तो बाद में आया ना, पहले कहाँ लिखा हुआ था? तो मुझे बताइए, क्या ऐसा लोचा मारा होगा कि नहीं मारा होगा? मतलब लोगों ने बहुत सारी चीजें इन्वेंट्री में ले ली होगी जबकि वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगी, बराबर है। और दूसरा, सर इन्वेंट्री को राइट वैल्यू करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो इन्वेंट्री का इफेक्ट सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे आता है। क्योंकि इन्वेंट्री जो होती है, जैसे इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड होगी वैसे तुम्हारा प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड होगा, और जब इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा? अंडर वैल्यूड। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ठीक है। मान लो मैं मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस करता हूँ, तो ये लो, ये मैं मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस करता हूँ, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ये मेरा P&L है। मैंने 3 फोन परचेज किए। कितने फोन परचेज किए? 3। तो ये मेरा परचेज आ गया। मान लीजिए तीनों फोन मैंने 50 हजार में परचेज किए, तो टोटल मेरा परचेज पूरे साल का हो गया 1.5। अब मैंने सेल लिखा, सेल। मान लो मैंने 2 फोन बेच दिए। कितने फोन बेच दिए? 2, बराबर है। अब कितने भी बेच सकते हो, आपकी मर्जी, आपका टैलेंट है। तो मैंने उसको 70,000 में बेच दिया, तो मेरा सेल हो गया 1,40,000। अब अब मेरे पास में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा बेटा? बराबर है। अब मेरा है ना, मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करने का है बेटा। क्या करने का? मुझे प्रॉफिट इंक्रीज, क्योंकि मेरे को शार्क टैंक में जाने का, तो वो पहले वही पूछता कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो अपने को शार्क टैंक में जाने का है, तो मैंने बोला यार मैं प्रॉफिट कितना दिखाऊं कि जब मैं शार्क टैंक वाले मुझसे खुश हो जाए। तो मैंने बोला एक काम करता ना, मैं प्रॉफिट इतना दिखा देता हूँ, प्रॉफिट या क्लोजिंग स्टॉक पहले दिखा देता हूँ। मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक मेरा इतना है बस। अब इससे मेरा प्रॉफिट बचा आ गया। आया कि नहीं आया? निकालो कितना होता है, कितने जीरो दिख रहे तुमको? हाँ करो काउंट, कितना अमाउंट हो गया ये? थोड़ा कम कर लेते, कैलकुलेशन तुम्हारा ज्यादा हो गया। अभी 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 वापस करो।
5 करोड़ है, तो 5 करोड़ ये हो गया 1,40,000 को, उसमें से 1,50,000 माइनस कर लो। वो बता रहा हूँ, वेट थांबा। तो 5 करोड़ प्लस 1,40,000 माइनस 1,50,000 कितना होता है? निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो। 4 99 99 90,000। हाँ, तो 4 करोड़ 99,90,000 का प्रॉफिट है मेरा, बराबर ना। तो मैं शार्क टैंक में गया, बोलो कितना प्रॉफिट है, मैंने बोला 4 करोड़ 99,90,000 का। बोलो क्या बात करो, यू आर द रियल शार्क, बराबर ना। अब तुम्हें एक डाउट आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है बेटा? प्रॉब्लम किसमें, तुमको ऐसा दिक्कत किस चीज में हो रहा है? सुनना मेरी बात, मैंने 2 फोन तो बेच दिए, अब ये एक फोन मेरे पास इन्वेंट्री में बचा है, बट दिस फोन इज वेरी स्पेशल। ये फोन को जो भी लेता है वो लकी बन जाता है, और उसकी वैल्यू एकदम अरबों में हो जाती है, करोड़ों में हो जाती है, क्योंकि ये फोन जिसके भी पास रहता है वो लोग इंसान करोड़पति बन जाता है। शाहरुख खान, सलमान खान भी इसको लेना चाहते हैं, पर मैं देता नहीं हूँ। समझ में आया? तो मेरे लिए इस फोन की वैल्यू 5 करोड़ से कम नहीं है। वैसे तो 500 करोड़ मान रहा था, बट 5 करोड़ मान लेते हैं, तो 5 करोड़ से कम नहीं है मेरे इस फोन की वैल्यू। इसके लिए मैं अपने इसका वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक 5 करोड़ पे दिखा दिया। क्या गलत किया? मेरे लिए तो इसकी वैल्यू 5 करोड़ ही है। अब तुम इसकी वैल्यू क्या मानते हो, मुझे उससे क्या मतलब? अकाउंटिंग तो मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं तो अपनी वैल्यू लूंगा ना। क्या सही है गलत है? कैसे बोल सकते तुम गलत है? कहाँ लिखा हुआ गलत है? लॉजिक समझ में आ रहा है? बराबर ना। चलो अब सुनना, दूसरा एग्जाम्पल। सेम, मैंने 3 फोन परचेज किए 1,50,000 में, 2 फोन बेच दिए मैंने 40 1 लाख मतलब 70 में, तो 1,40,000 का सेल हो गया। अभी एक फोन मेरे पास पड़ा है ये वाला, इतना मुझे अपने शेयर की प्राइस गिरानी है। मैंने क्या बोला, ये फोन तो बड़ा मनूस फोन है, अनलकी फोन है, जिससे ज्यादा बर्बाद हो जाता है, तो इसको अगर मैं मार्केट में बेचूंगा, लेने नहीं आएगा, तो मुझे लगा इसका 2,000 रुपये बहुत हो गया। अब बताओ क्या हुआ, मेरी कंपनी में क्या आया बेटा? लॉस। कितना लॉस आया? 8,000 का, बाय नेट लॉस 8,000, नो प्रॉफिट इवन। अब मार्केट में जब न्यूज आई कंपनी लॉस में आ गई, तो क्या होगा? शेयर धड़ा, बस। तो ये सब पावर किसके हाथ में होगी? फिर तो मेरे हाथ में आ गई ना। और क्या गलत बोला? मैंने बोला ये फोन मनु से, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसके लिए मैंने इसकी कितने लिया? 8,000 रुपये। तो क्या गलत किया? कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या लोगों ने ऐसा उस टाइम पे किया होगा कि नहीं किया होगा? जब ये आया होगा, जब भी उनको मैनिपुलेट करना होगा, उन्होंने बोला ये स्टॉक तो बड़ा अच्छा है, इनकी वैल्यू तो बहुत हाई है, सीधा धाड़ ऊपर से प्राइस बढ़ाती। दूसरा, जब इनको लगा होगा कि नहीं नहीं भैया ये तो अपना वो प्राइस गिरानी है, तो ये तो बहुत घटिया माल है, ऐसा ऐसा, इसकी वैल्यू तुम कम कर दो। तो मुझे बताओ, क्या स्टॉक को मैनिपुलेट करना सिंपल है कि टफ है? सिंपल। स्टॉक को मैनिपुलेट करना सिंपल है, और स्टॉक को मैनिपुलेट सिंपल वे से करोगे तो फिर प्रॉफिट भी आराम से मैनिपुलेट हो जाएगा। अच्छा, प्लस इसका बेनिफिट आपको एक जो और मिलेगा बैलेंस शीट, क्योंकि उससे तुम्हारा स्टॉक असेट होता है, तो स्टॉक भी बढ़, असेट भी बढ़ जाएगा, कम भी हो जाएगा, उधर भी मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका हो गया। अगले साल का छोड़ना, हमें तो अब इन्वेस्टमेंट तो अभी उठाना है ना, अगले साल तो मरने देना, बर्बाद हो गया, हमें क्या है? उनकी चिंता हम क्यों करें? अपना काम हो गया ना। अरे, और ऐसा तो अगले साल में बोल दे कि नहीं 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 नहीं, ये अब जो मनुष्य फोन था वो बहुत अच्छा अच्छा हो गया है। समझ में आया? या फिर जो जो आपने क्लोजिंग स्टॉक में लास्ट टाइम दिखाया होगा कि ये फोन बहुत लकी था, हमने बोला नहीं नहीं ये तो नॉर्मल फोन है, वो तो हमको गलत फहमी हुई थी, इसके लिए वापस ओपनिंग स्टॉक में वापस चेंज कर लिया आपने।
बराबर ना। फिर हमने बोला नहीं ये जो क्लोजिंग था वो गलत दिखाया था, हमने ओपनिंग में लेके आगे से। जब रूल नहीं तो मन से ही होगी ना चीजें। मैंने क्या बोला, जब रूल नहीं था आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। आज तू मच्छर को पकड़, बोतल में कैद कर, उसका ऑपरेशन कर, उसको मार, उसको हीरो बना दे, वो तेरी मर्जी है ना, रूल नहीं है ना। जिस दिन मच्छर को मारने का रूल आ गया उस दिन करके देखना, बराबर ना। तो जब तक रूल नहीं तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या लोगों ने ऐसे कुछ चीजें की होगी? हाँ की होगी। अब लगा होगा भाई नहीं ये तो मतलब मिसयूज हुआ, चीज हुआ। अब लुका पैसियोली जो थे अपने अकाउंटिंग के जो फादर बोलते हैं अपन, डबल एंट्री सिस्टम वाले, वो तो ये बता के नहीं गए कि इन्वेंटरी को वैल्यू कैसे करना है। वो तो डेबिट क्रेडिट देके चले गए। फिर कुछ तो रूल बताने पड़ेंगे ना। फिर जाए कहीं पे आया, क्या आया बेटा? एस टू, हम इसका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये ना, जो एएस है वो हर कंपनी पे, हर इंसान पे एप्लीकेबल है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? हर किसी पे एप्लीकेबल है, चाहे आप लेवल 1 में हो, लेवल 2 में हो, लेवल 3 में हो। ये बताया था हमने, लेवल 1 2 नहीं बताया? चलो बाद में बता दूंगा। तो क्या होता है कि जब हम देखेंगे किस के ऊपर कौन से एएस एप्लीकेबल होते हैं, तो देयर आर सम लेवल 1 2 3 4। तो ये जो एएस है वो सारे के सारे लेवल पे एप्लीकेबल है। मतलब आप कोई भी हो, चाहे आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, कम पैसा कमा रहे हो, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो ये एएस एक ऐसा एएस है जो हर एंटिटी पे ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे तो छोटी है, बड़ी है, तो बिजनेस करिए, तो ट्रस्ट कर रही है, कुछ भी मतलब काम कर रही है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड इज प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंटरी ऑफ। तीन चीजों के बारे में बात करती है मेन। पहला है फिनिश गुड्स, दूसरा है WIP, और तीसरा है रॉ मटेरियल। कितनी चीजें बात होती है? तीन। अब आगे की बात करते हैं इसमें क्या होता है, एक करके पढ़ते हैं अपन। डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट, हेल्ड फॉर द सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ऐसी चीजें जिसको अपन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में सेल करते हो, जिसे अपन प्यार से फिनिश गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड। अब इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क ये होता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर होते हो तो हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। अगर आप ट्रेडर होते हो, मतलब बना बनाया माल लेके बेचते हो, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? स्टॉक इन ट्रेड। जैसे अगर आप विजय सेल्स वाले हो, बराबर है, तो विजय सेल्स बनाना कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, खरीदता है। जो जैसे मान लो वोल्टास है, गोदरेज है, इनसे एसी खरीदेगा और बाद में दुकान पे बेचेगा। तो ये जो इसके पास में जो पड़े होंगे एसी, वो सब उनको क्या बोलेगा? फिनिश गुड्स नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? वर्ड स्टॉक इन ट्रेड। बट मान लो वोल्टास कंपनी या गोदरेज कंपनी, इसके पास में जो पड़ा है ये स्टॉक इन ट्रेड नहीं बोलेगा, ये क्या बोलेगा? इसको फिनिश गुड्स बोलेगा। दूसरा, गुड्स विच आर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ऐसे गुड्स जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब वो रेडी फॉर सेल नहीं है, बट रॉ मटेरियल भी नहीं बचे, मतलब कोई बीच के प्रोसेस में, क्या बोलते हैं इनको प्यार से अपन? WIP, वर्किंग प्रोग्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये आपने आम काट दिए हैं, ऑयल डाल दिया है, उसको अपन आम भी नहीं बोल सकते, वो कुछ और हो गया है। अचार भी नहीं बोल सकते, वो बीच का प्रोसेस है। ये फर्नीचर बनाने का काम है अपना। अपन ने वो स्टील नीचे जो लोहे का दिख रहा है वो लेके आगे, और ये एक बैठने का लगा दिया, बट ये बुक रखने का नहीं लगाया ऊपर वाला। तो क्या इसको फर्नीचर बोल सकते हैं? नहीं। बट ये अभी लकड़ी भी नहीं बची है, स्टील भी नहीं बचा है। तो ये जो चीज है इसे क्या बोलते हैं अपन? WIP। क्या बोलते हैं इसको? WIP, वर्किंग प्रोग्रेस। तीसरा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल विच आर कंज्यूमेबल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडिंग ऑफ द सर्विस। अब रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो चीजें आप अपनी सर्विस देने में या प्रोडक्शन प्रोसेस में आप उसका यूज करने वाले, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। एग्जांपल, जैसे आम का अचार बना रहे, तो आम का अचार किस चीज से बनता है? कैसे? आम से नहीं, आम, ऑयल, मसाले, तो ये सब तुम्हारे लिए क्या हो गए? रॉ मटेरियल। अब ये फर्नीचर बना रहा, तो ये फर्नीचर किससे बनेगा? किससे बनेगा विश्वजीत? क्या विश्वजीत, किससे बनेगा ये? लकड़, क्या बोला तू? ये लड़की सुनाई दी है। तो तो क्या बोला कि लकड़ी से बनेगा। किससे बनेगा? लकड़ी। किससे? ठीक है, तो फर्नीचर लकड़ी से बनेगा और स्टील होगा। ठीक है, वो सब चीजें होगी। हाँ, क्या बोला वो? कुछ तो बोला यूं यूं करके।
गाली दी तू मुझे, क्या बोला? हाँ, खिला खिला जो भी है, ठीक है। चलो, कई बार हम सर्विस देते हैं तो उसमें भी कंज्यूमेबल यूज होता है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास में पता है वो गोलियां आती है, मेडिसिन आती है, जो अपने पास से देता है वो वाला, तो वो उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल, वो अपनी सर्विस में यूज कर रहा है ना, वैसा। अब हाँ था, चालू अभी तक, Right. तुम्हारा नहीं है? हाँ बोल बोल भाई, क्या हुआ? हाँ, तो अभी ये हो गया। अब ये एएस किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उसकी बात करते हैं। पहला, वर्क इन प्रोग्रेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड बाय द एएस 7। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ या मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो मैं कोई ब्रिज बना रहा हूँ और वो ब्रिज मान लो आधा अधूरा बना है, तो आप मुझे बताइए जो ब्रिज आधा अधूरा बना है क्या वो मेरा इन्वेंटरी का पार्ट बन जाएगा? नहीं, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन बेस पे काम कर रहा हूँ, तो उसका रिलेटेड जो भी चीज होगी वो सब मेरी बैलेंस शीट में आएगी, बट वो एएस 7 के हिसाब से आएगी, ना कि इन्वेंटरी के हिसाब से। नंबर 2, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस बिजनेस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक लॉयर हूँ, बराबर है, और मेरा कोई केस चल रहा है, वो केस पेंडिंग चल रहा है। जैसे विश्वजीत ने इसे लड़की को छेड़ दिया था, तो मैं लॉयर हूँ, मेरे पास आया तो बोला सर ये आप केस लड़ोगा, तो बोला ठीक है लड़ दूंगा। अब मैंने कहा कि इस केस को लंबा खींच दिया, समझ में आया? तो अभी तो इसका रिजल्ट तो आया नहीं है। अब बराबर ना, अब ये मैंने बोला कि ये, अब मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ लॉयर का, तो ये केसेस मेरे लिए क्या हो गए, इन्वेंट्रीज, तो ये मेरा डब्ल्यूआईपी होगा। क्या ये सही होगा गलत होगा? लॉजिक देखिए, किसने सोचा कि देखो जो मैं केस लड़ रहा हूँ ये मेरे लिए क्या हो गया, बिजनेस हो गया। तो आपने बोला जो आप बिजनेस कर रहे हो जो चीज पूरी नहीं बनी है वो तुम्हारा डब्ल्यूआईपी होती है, तो मेरा ये केस तो पूरा बना ही नहीं अभी तक, तो ये मेरा डब्ल्यूआईपी हो गया। क्या सही होगा गलत होगा? गलत होगा। तो ये बोला इसके ऊपर भी ये एएस एप्लीकेबल होता नहीं, तो कोई सर्विस है जो आधी अधूरी है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, जो आपके शेयर्स होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वी हैव सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 13, उसके हिसाब से हम शेयर्स डिबेंचर की काउंटिंग करते हैं, ना कि इसके हिसाब से, ठीक है। इवन आप उसके ट्रेडर हो तो भी ध्यान रखना। प्रोड्यूसर इन्वेंटरीज, बेटा प्रोड्यूसर इन्वेंटरीज लाइक जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल्स, ठीक है, इनके लिए गवर्नमेंट की अलग से गाइडलाइंस है, इनको आपको वैल्यू करना है एनआरवी पे। किस पे वैल्यू करना है? तो अगर मान लो मेरा डेयरी फॉर्म है, तबेले का बिजनेस है, भैंसे है मेरे पास में, क्या है मेरे पास में? भैंसे। जैसे मैंने भैंसे बोला तेरी तो दिखने लग गई है, विश्व तेरी बात कर रहा हूँ, तो ब्लैक बैंक के भी आया ना ऐसा क्या है यार, ऐसा ऐसा कौन दिखता है बराबर ना। सुजीत, चलो, वो साक्षी तो पीछे से बोली ऐसा चलो ठीक है, तो मान लो मेरे पास में कुछ पैसे है, क्या है मेरे पास में कुछ पैसे, तो क्या ये मेरी इन्वेंट्री होगी? हाँ, क्योंकि मैं दूध, आपने क्या बोला जिसका आप यूज करके ले रहे, तो दूध निकल, मैं डेयरी का काम कर रहा हूँ, तो ये वैसे मेरा यूज में आ रहा है ना उसमें, बराबर, दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। या मान लो मैं फॉर एग्जांपल, या या फिर मान लो मैं इसका काम कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कसाई हो, तो मैं चिकन विकन चिकन विकन बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ मैं? चिकन वगैरह मटन वगैरह बेचता हूँ, तो मेरे पास में कुछ बकरे हैं, तो ये जो बकरे हैं ये मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है कि नहीं है? इन्वेंट्री है, मैं बेच भी रहा हूँ, तो क्या इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एएस 2 के हिसाब से होगा? आंसर इज नो। इनको अपन बोलते हैं लाइव स्टॉक, और ये जो चीजें होती है इसको अपन एनआरवी पे वैल्यू करते हैं एज पर दी गाइडलाइंस। क्यों? तो ये सिंपल रीजन है कि तो इनकी वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, समझ में आया? तो इसके लिए इसका बेस्ट क्या चीज है कि आप क्या करो, इसको किस पे वैल्यू करोगे? एनआरवी पे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास में लाइव स्टॉक होते हैं, एग्रीकल्चर चीजें होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मिनरल ऑयल होते हैं, उन सबको आपको हमेशा एनआरवी पे वैल्यू करना है।
तो मतलब अगर एनआरबी वैल्यू करना तो AS2 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि AS2 में कुछ अलग रूल है। चलो अब वैल्यूएशन रूल क्या है वो देख लो AS2 का। AS2 का वैल्यूएशन रूल है इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी। अभी क्या भला है कॉस्ट और एनआरबी, इसको हम बाद में समझेंगे, और क्यों ये रूल आया लोअर का वो भी हम बाद में समझेंगे। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो इफेक्ट क्या होता है इन्वेंटरी को ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन करने पे। तो अगर मान लो मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, इसका मतलब मैंने अपने प्रॉफिट को भी क्या किया है, ओवर वैल्यू। अगर मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है तो मैंने प्रॉफिट को भी क्या किया है, अंडर वैल्यू। बट अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूँ, जैसे तुम बोल रहे थे कि सर लास्ट टाइम में क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग बन जाएगा, तो अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है तो इसका मतलब मैंने अपने प्रॉफिट को अंडर वैल्यू किया, उल्टा रिलेशन। और मैं अगर अपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है तो मैंने अपने प्रॉफिट को ओवर वैल्यू किया। क्या बोला, समझ में आया? देख ये मेरा P&L है, इसमें ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। एग्जाम में नहीं समझ में आया, एमसीक्यूज में आ जाए तो आप एग्जांपल ले लेना ऐसे ही। ओपनिंग स्टॉक 10 है, परचेज 100 है, सेल 140 है, और क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 10 है, तो ये 150 हो गया, ये 110 हो गया, तो प्रॉफिट बच गया 40 का, बराबर ना। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, मतलब अगर 10 के बदले में 30 लेके आ जाता हूं तो मुझे तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10। तो अगर मैंने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया तो मेरे प्रॉफिट कम हो गए, अंडर वैल्यू। अगर मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करता हूं, जैसे मैंने अपने ओपनिंग स्टॉक को 2 ही रखा, तो देखो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, तो ये प्रॉफिट बढ़ गया। तो जो 140 और 150 था उसमें से 102 माइनस कर लो, 48। तो जो 40 था दैट बिकम 48। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिवर्स रिलेशन होता है, वो बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा ये बढ़ेगा। बट क्लोजिंग स्टॉक का सीधा रिलेशन होता है, जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो 140 तो 10 150 होता है, 100 गया तो 50 का प्रॉफिट आ गया, बराबर ना। अब देखो अगर मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देता हूँ, जैसे मान लो 10 के बदले 100 कर लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, 100 और 140, 240 में से 100 माइनस हुआ 140। तो जितने से मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा किया उतने से प्रॉफिट भी बढ़ गया, और जैसे मैं क्लोजिंग स्टॉक कम होगा वैसे प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसा बोल सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का सीधा रिलेशन होता है, बट ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का उल्टा रिलेशन होता है। अरे क्या क्या बोला, समझ में आया? तो मान लो एमसीक्यूज में आ गया, इफ योर क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यू देन योर प्रॉफिट विल बी ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, नो इफेक्ट और पार्शियल ओवर वैल्यू, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का सीधा रिलेशन है, और मेरे ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का उल्टा रिलेशन। ठीक है, अब तो जो भी पढ़ा इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो इस तरह से हमने पढ़ा है कि AS2 एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, तो रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स पे। इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है कि कोई मेरी वर्क इन प्रोग्रेस में कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है या सर्विस है तो उसके ऊपर नहीं होगा, लाइव स्टॉक मिनरल रॉयल्टी के ऊपर नहीं होगा, इनको एनआरवी पे वैल्यू होता है, और डिबेंचर्स पे नहीं होता है। अब हमने एक बात की थी कि सर आपके जो इन्वेंट्री है उसको आपको वैल्यू करना है, व्हाट इज द वैल्यूएशन रूल, तो हमको वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, बराबर है। अब अपने को 2 वर्ड समझने पड़ेंगे, कॉस्ट का मतलब क्या होता है और एनआरवी का मतलब क्या होता है। तो हम दोनों चीज को एक एक करके देख रहे हैं। पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे देखो एनआरवी क्या होती है, फिर बाद में बात करें कॉस्ट क्या होती है। एनआरवी मतलब क्या होता है, एनआरवी मतलब क्या होता है, एनआरवी इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू, फुल फॉर्म क्या है बेटा, नेट रिलाइजेबल वैल्यू is the estimated selling price in the ordinary course of the business less any estimated cost of completion and less, आपको और एक और चीज करनी है, estimated cost necessary to make the sale। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये वापस फॉर्मूले के रूप में यहाँ पे दे रखा है, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंपटीशन और लेस एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ मेक सेल। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो आपके पास में पड़ा है कल उनके जब इसको बेचोगे तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड एनआरवी। क्या बोला, आपके हाथ में जो पड़ा है कल भी जब उसको बेचोगे तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि मैं मोबाइल फोन का बिजनेस करता हूँ और ये मोबाइल फोन मेरे पास में पड़ा है जो अनसोल्ड है, क्या है बेटा, अनसोल्ड। तो अगर ये फोन का अगर मैं कल उसको बेचूंगा तो आपको पता है कि आपका फोन एस्टिमेटेड कितने प्राइस में सेल होगा, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ले लो। तो मुझे पता है कि आज भी मेरा फोन 60,000 में सेल होता है, तो आने वाले 3-4 महीने में भी कितने में बेच दूंगा, 60,000 में, तो ये 60,000 का मेरा एस्टिमेट सेलिंग प्राइस हो गया। पर ये सेल मैं खुद नहीं करता हूं, ये मैं करता हूं थ्रू द Amazon।
बराबर है। अपना फोन अमेजोन पे सेल होता है, तो क्या इस फोन को बेचने के लिए मुझे अमेजोन वालों को कमीशन देना पड़ेगा? हाँ। तो सपोज करना वो एक अमेजोन वाला हर फोन पे 10% कमीशन लेता है, तो मुझे बताओ क्या मेरे हाथ में 60,000 रुपया आएगा कि 10% कमाएगा? तो दिस 54,000 इज माई एनआरवी, नेट रियलाइजेबल। नेट रियलाइजेबल, नेट कितना रियलाइज होगा? वैसे रियलाइज तो मुझे 60 होगा, बस उस 60 को लेने के लिए मुझे 6 और खर्च करना पड़ेगा, तो मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा? 54। दैट इज कॉल्ड एनआरवी। अरे समझे क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आया? कि अगर आपको कोई पूछे कि आपकी एनआरवी क्या हुई है, बराबर है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में मैंने बोल दिया कि आप किसी बच्चे को रेफरेंस दे दो, मैं आपको एक बच्चे रेफरेंस पे 2,000 रुपए दे दूंगा। तो माना का कोई दोस्त था जो भी 12th पास हुआ, माना ने उसको बोल दिया कि तू सी में एडमिशन ले ले। उसने बोला ठीक है, वो मेरे पास आया, बराबर है। तो कितनी फीस? मैंने बोला 35,000 फीस। उसने बोला ये लो सर 35,000 फीस। अब मुझे बताओ मुझे उस बच्चे से नेट कितना फीस कलेक्ट हुआ? 35 की 33? क्यों? कि जैसे 50 जो भी 35 आ गया उसमें से 2 तो मुझे इसको देना पड़ेगा, तो मेरे हाथ में कितना आ गया? नेट कितना पैसा आया? 33। दिस इज कॉल्ड एनआरवी, नेट रियलाइजेबल प्राइस, बराबर है। तो हम क्या करेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेंगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे? एस्टिमेटेड। देखो रियल एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, एस्टिमेटेड है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल भी अपन माइनस कर लेंगे। अब एक और चीज इसमें बोली गई है, इसमें बोला है कि अगर वो चीज कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं बनी है, तो उसको बनाने में जो खर्चा आने वाला है वो भी लेस करना है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। अब तो जो सब हमने सीखा पहले वो मैं लिख देता हूं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। अब तक हमने ये पढ़ा, बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लेते हैं अगर मेरा गुड्स आधा अधूरा बना है, क्या बना है? ये फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं, बराबर है। ये फिनिश गुड्स का हो गया। अब मान लेते हैं मेरा गुड्स आधा अधूरा बना है, WIP। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये बोतल का बिजनेस करता हूँ और ये बोतल मान लेते हैं आधी ही बनी है, तोड़ नहीं सकते तो ऐसा कर लिया, तो ये आधी बनी है, ठीक है। मतलब मान लो ये वाला है ही नहीं, ऊपर वाला, ऐसा मान लेते हैं सिर्फ इतनी बनी। तो अब मुझे बताइए ये बोतल मेरी इतनी ही बनी है, बराबर है। अभी मेरे पास में माल पड़ा है, अभी तक सेल नहीं हुआ है, अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, एनआरवी निकालना है। अब मुझे बताइए ये इसका जो मैं सेलिंग प्राइस लूंगा, तो मार्केट में जब सेल होगी तो क्या ये आधी होती है पूरी होती है? तो आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो होगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो होगी वो तो पूरे की आएगी, बट आपने जो अभी खर्चा किया है, कॉस्ट जो इनकर किया है वो तो आधे पे किया है। अब मुझे बताइए क्या इन दोनों कंपैरिजन करना, क्या सही होगा गलत होगा? गलत होगा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका बताओ, वेरी गुड, कि या तो आप इसको पूरा कर लो या उसको आधा कर लो। सो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो उसको पूरा कर लो या उसको आधा कर लो, बराबर है। अब मेरी बात सुनना, अगर मान लो जैसे मैंने तुम्हारी बात सुन ली, और मैंने इसको पूरा कर लिया, तो अब मुझे बताओ जो मेरा आंसर आएगा क्या वो पूरे का आएगा कि आधे का आएगा? पूरे का आएगा ना, क्योंकि मेरा गुड्स तो पूरा बना ही नहीं है। अब बोला समझ में आया? मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने ये बोतल अभी इतनी ही बनाई, इतनी कितनी बनाई है? इतनी इतनी सी, मतलब नीचे बेस बना है बस। तो इसका मतलब अभी मेरा काम इतना ही हुआ है, बराबर है। तो मान लेते इतना बनाने में मैंने एक रुपया खर्च किया, 1 रुपीज, और इस पूरी बोतल की अगर मैं वैल्यू निकालू, ये पूरा बनता है बोतल, तो इसकी वैल्यू होती है 50 रुपया। अब तूने बोला सर एक काम करो कि आप है ना इसको पूरा कर लो, कंपैरिजन करना है। मैंने बोला ठीक है चलो कंपैरिजन करने पूरा कर लिया। अब मान लेते हैं इसको पूरा बनाने में मुझे अभी 45 रुपीज और लगने वाला है। कितना लगने वाला है? 45। तो आपने क्या बोला सर अभी कंपेयर करना है, तो एक काम करो 45 और एक आपका टोटल कॉस्ट हो गया 46, और एनआरवी है इसका 50। अब विच एवरेज लोअर ले लो, 46 आ गया। अब मुझे बताओ तुम अपनी बैलेंस शीट में इतनी सी एसेट बनाई है तुमने अभी तक, और इसका वैल्यू कितना दिखाओगे? 46। क्या ये सही होगी गलत होगा?
लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हमको उसको पूरा करना चाहिए कि उसको पूरे को तोड़ना चाहिए? तो हम क्या करेंगे पता है, ये जो पूरा था ना, पूरा ये मान लो ये इतना था, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे यहां तक। तो हम क्या करेंगे, जो भी अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमने जो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस लिया क्योंकि वो पूरे के लिए, इधर देखो पूरे के लिए है, बराबर है, बट हमारा गुड्स इतना ही बना है, तो हम क्या रहे इसको कंपेयर करने के लिए यहां तक तोड़ देंगे इसको। तो अभी मान लो ये जो इतना बनाने का है, इसका बनाने का खर्चा मान लेते हैं 10 रुपए लगने वाला है। तो मान लो इसका जैसे 50 रुपए का सेलिंग प्राइस था पूरे का, तो उसमें से 10 माइनस करो, 10 का वो खर्चा होगा, तो ये जो इतना बना है इसका एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो गया, 40। अब आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, मान लो इतना खर्चा बनाने 38 आया, इसका एनआरवी 40 था, तो रीचेबल 2। क्या बोला, समझ में आया? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो मेरा गुड्स आधा अधूरा बना है, तो उसको कंप्लीट करने में जो खर्चा होने वाला है उसका भी मैं यहां से माइनस कर लेगा। तो अगर मान लो मेरा गुड्स आधा अधूरा बना है, तो मैं यहां से और माइनस करेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। क्या बोलते हैं इसको, पूरा जो तोड़ रहे हो इतना और खर्चा आएगा उसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बोलते हैं, ये भी माइनस कर लेना। अब जो आएगा वो तुम्हारा कॉस्ट मतलब एनआरवी होगा, और ये तभी माइनस करना है जब गुड्स तुम्हारा डब्ल्यूआईपी होगा। क्या होगा बेटा? तो डब्ल्यूआईपी नहीं है तो तुम्हारे गुड्स ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उससे कोई अभी कोई कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होने वाला नहीं है। तो फिनिश गुड्स में ये नहीं आएगा, ये सिर्फ डब्ल्यूआईपी केस में आएगा। तो अभी हमने दो चीजों को वैल्यू करना सीख लिया, फिनिश गुड को कैसे वैल्यू करता है वो सीख लिया, और डब्ल्यूआईपी को कैसे वैल्यू करता है वो सीख लिया। रॉ मटेरियल के बाद में देख लेंगे, उसको छोड़ो। तो हमने दो चीजों को देख लिया, दो के एनआरवी कैसे निकालते हैं। पहले हमने इसे दिखा फिनिश गुड्स का, जो एकदम सिंपल था। दूसरा हमने इसे दिखा डब्ल्यूआईपी। कुछ समझ में आया तुमको? क्या थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है? चलो कोई बात नहीं, एक बार वापस देख लेते हैं। सपोज करना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं फर्नीचर का बिजनेस करता है। किसका बिजनेस करता है? फर्नीचर। तो ये आपको फर्नीचर दिख रहा है, इसका मैं बिजनेस करता है। अभी मान लेते हैं मेरे पास में तीन तरह की चीजें हो सकती है इस फर्नीचर बिजनेस में। पहली मेरे पास में लकड़ियां हो सकती है, या स्टील हो सकता है जिससे मैं बनाऊंगा, जिससे अपन प्यार से बोलते हैं रॉ मटेरियल। दूसरा हो सकता है जो फर्नीचर आधे अधूरे बने हैं, डब्ल्यूआईपी। और तीसरा जो बन के रेडी है, फिनिश को। तीनों को वैल्यू करना सीख रहा है। लकड़ी को मारो गोली, अभी दो का सीख रहा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो फर्नीचर बन के रेडी हो गया है, दिस फर्नीचर जिसमें तुम बैठे हो, दिस इज माय फिनिश गुड्स। अब मुझे कंपेयर करना दो चीजों को, एक तो कंपेयर करना है कॉस्ट को, और दूसरा कंपेयर करना है एनआरवी को। कॉस्ट को बाद में सीखेंगे, वो दे रखा है, मान लो एनआरवी निकालना सीख रहे हैं। इस फर्नीचर को बनाने में, इस फर्नीचर को मान लो सिर्फ मेरे पास एक ही फर्नीचर पड़ा है, ये वाला। अब इसको बनाने में मुझे कितना खर्चा आया, तो मैंने इसमें लकड़ी यूज की, फिर मैंने इसमें एक लेबर लगाया, वो सब काम किया, तो ये सब बना मेरा 1000 रुपए में। कितने बना बेटा? तो मेरी कॉस्ट इसकी होगी 1000 बनाने में खर्चा हो गया। अब मुझे इसकी एनआरवी निकालनी है। एनआरवी का मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब मुझे पता है कि ये फर्नीचर में आराम से मार्केट में 2500 रुपए में बेच दूंगा, बराबर है। माइनस करना है कि क्या इसको बेचने में कोई पर्टिकुलर खर्चा होने वाला है। मैंने बोला हाँ, अमेजोन पे बेचता हूँ, उसमें 500 रुपए का कमीशन लेता है वो। तो मैंने माइनस किया एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल 500 रुपए माइनस हो गया। अब बताओ मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा? 2000। तो इसको बनाने में खर्चा आया 1000 का, और इसको बेचने में कितना पैसा मिलेगा? 2000। तो बोलता है बीच में लोअर पे वैल्यू करना, तो मुझे 1000 पे ही करना। कितने पे करना है? 1000। अगर मैं 2000 पे करता हूं तो प्रूडेंस फॉलो नहीं होता है, क्योंकि आप फिर इन्वेंट्री को 2000 पे दिखाओगे, जिससे तुम्हारा असेट का वैल्यू बढ़ गया, और जबकि वो रियलाइज हुआ नहीं है। तो इसका मतलब, जिससे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा P&L है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेज। तो मैंने बोला मैंने रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया, जो खर्चा होता 1000 रुपए का खर्चा हुआ था। अब ये मान लो सेल नहीं हुआ, एक ही फर्नीचर बनाया पूरे साल में, सेल नहीं हुआ, तो अभी आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब आप बताइए, मेरे पास में दो वैल्यू आई है। पहली वैल्यू ये आई है, पहली वैल्यू मेरे पास में आई है कि अगर मैं इसको बनाने में खर्चा हुआ 1000 का, और दूसरी वैल्यू इसको बेचने पे 2000 रखूंगा। तो अगर मैं 2000 दिखाता हूं यहाँ पे, तो बेटा प्रॉफिट आ गया, जबकि मैंने इसको बेचा ही नहीं है। तो प्रूडेंस बोलते हैं फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कभी बुक कर सकते, तो मैं 2000 रुपये नहीं दिखा सकता। तो मुझे इसको कितने पे दिखाना पड़ेगा? कॉस्ट पे, 1000 पे। जैसे 1000 पे दिखाऊंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो फ्यूचर में होने वाला कोई प्रॉफिट बुक हुआ। अब सपोज करो अगर मैं मेरा 2000 ना आके ये 1500 आता, कितना था? तो मैं इसको 1500 पे दिखाता, जिससे क्या होता, मेरा लॉस बुक होता 500 का।
तो ऐसे भी अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर में होने लॉस को पहले से बुक करो, तो मुझे पता कि मुझे इसका 1500 ही मिलने वाला है, 1500 नहीं सॉरी 500, हाँ 500, हाँ 500, ठीक है। तो अगर 500 रुपए मुझे मिलने वाले हैं, एनआरवी है, तो अब मुझे बताओ फ्यूचर में होने लॉस को पहले से बुक करते हो, तो अगर मैं 1000 पे करता हूँ तो फ्यूचर में होने लॉस बुक नहीं हुआ, तो मैं इसको किस पे वैल्यू करूंगा, 500। तो ये रूल हो गया कॉस्ट एनआरवी विचेरी लोअर पे वैल्यू करना, ये रूल इसकी वजह से आया, प्रूडेंस की वजह से, बराबर है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये एनआरवी कैसे निकालोगे, आपने बोला कॉस्ट एनआरवी विचेरी लोअर, कॉस्ट को ठीक है बाद में देख लेंगे, एनआरवी देखते हैं एनआरवी कैसे निकालते हैं। तो मैंने बोला एस्टिमेट सेलिंग प्राइस ले लो 2500 रुपया, उसमें से माइनस कर लो एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेल कितना है 500 रुपया, तो मेरा 2000 रुपया आ गया, ठीक है, ये एनआरवी आ गया। तो मैं वैल्यू लूंगा विचेरी लोअर, तो मैंने 1000 पे वैल्यू कर लिया इसको, और मेरा खेल खत्म हो गया, हाँ कि ना। अब मान लो अगर मुझे इसको बेचने में 1800 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरा इसका जो एनआरवी है वो कितना हो गया 700। तो मैं अब 1000 पे वैल्यू नहीं कर सकता, क्योंकि 1000 पे किया तो फ्यूचर में लॉस बुक नहीं हुआ, तो मैं अब इसको 700 पे करूंगा, जिससे मेरा बाय नेट लॉस 300 रुपए बुक हो जाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब क्या, हमको एनआरवी निकालना आना चाहिए, देना चाहिए, आना चाहिए। अब ये तो हो गया क्यों निकालना चाहिए उसकी बात हो गई, एनआरवी। चलो अब एनआरवी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, कि मान लो मैं ये फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, और ये फर्नीचर बनाने में 1000 रुपए खर्च हुआ, अब मैं इसको फ्यूचर में जब बेचूंगा तो मुझे पता है मैं 2500 रुपए बेच लूंगा, और मान लेते हैं कि इसको सेल करने पे अमेज़न वाले को 500 रुपए देना पड़ेगा, और मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा 2000, तो मेरे हाथ में नेट रियलाइजेबल, नेट कितना रियलाइज हुआ 2000 रुपए, ये खेल खत्म हो गया, अरे हाँ कि ना। अब ये तो हो गया फिनिश गुड्स की बात। अब मान लो मेरे पास मैं WIP की बात कर रहा हूँ, मैं इस बार क्या हुआ, अगला साल वो चल भूल जाओ, खेल खत्म हो गया, अगला साल ये फर्नीचर है, इसको पूरा फर्नीचर बोलते हैं। अभी तक मैंने क्या किया पता है, ये जो स्टील का पाइप तुमको दिख रहा होगा, इसका ये साइड वाला स्टील का इतना बनाया है, मतलब मैंने सिर्फ इतना स्टील का काम किया, इतना, बराबर है, इतने काम किया है, ये इतना, और इस पे मैंने खर्च किए 100 रुपए, इतने का तो इतने है ना, 100 रुपए आए, बराबर है। अब क्या करना है, अपने को इसकी एनआरवी निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी, मैंने काम में भी 100 रुपए की है, अब मुझे इसकी एनआरवी निकालनी है। अब एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। तो आप बोल रहे हो कि इसका आपको नेट कितना रियलाइजेबल वैल्यू होगा, तो मुझे पता कि मेरा इसको मुझे 2500 रुपए का तो मेरा सेल होगा, और माइनस कर लेते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल कितना 500, जो आपने अभी 2 मिनट पहले 2000 रुपए। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपने खर्चा किया है इतुसा, और आपने एनआरवी निकाली 2000 की, बट ये कंपेरिजन रॉन्ग हो गया ना, कि आपने अभी खर्चा किया है इतने का, और आप एनआरवी ले रहे हो इतने की, मतलब ये है। अब मैंने क्या बोला तुम्हारे पास में, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये वाले पार्ट को, एक मिनट येलो से लिखता हूं, ये आपने अभी तक काम किया है, और एनआरवी ले रहे हो आप इतने की, क्या ये कंपेरिजन सही की गलत है, कंफर्म हो गया। अब मैंने कहा दो तरीके हैं, या तो आप इसको भी इतना ले लो, या उसको काट दो, अगर मान लेते हैं कि मैंने इसको भी ले लिया, तो अभी इसको कंप्लीट करने में मान लेते हैं मेरे पास में 900 रुपया खर्च होने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, तो मैंने कहा कि कॉस्ट के अंदर 900 रुपया ऐड कर लिया, तो मैंने बोला 100 रुपए की कॉस्ट थी, 900 रुपए और एक्स्ट्रा हो गया तो 1000 रुपया हो गया, तो मैंने बोला इसकी कॉस्ट 1000 होगी, और इसकी एनआरवी 2000 होगी। अब मैंने बोला विचेरी लोअर 1000, तो मेरी बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे आएगा 1000 पे, जबकि काम तो इतना ही हुआ है। तो क्या ये कंपैरिजन सही होगी गलत होगा, फिर से सुनना। मार्कर बनाने का बिजनेस है, इसका बिजनेस है मार्कर, क्या पूरा समझ में आया। ये मार्कर पूरा बनता है मान लेते हैं 20 रुपए में, ये मेरी कॉस्ट है 20 रुपए की, मार्कर कितने में बनता है बेटा 20 रुपए में। अभी 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 तक मैंने इस मार्कर में सिर्फ है ना इतना ही काम किया है, इतना ही बनाया मैंने, इसका है 2 रुपया पे, कितना वैल्यू है, तो इसको बनाने में कॉस्ट आई 2 रुपया, ध्यान से समझना, इसकी कॉस्ट आई 2 रुपया, बराबर है। अब मुझे इस मार्कर का स्टॉक वैल्यूएशन करना है, अब इसको मार्कर को स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए मुझे कॉस्ट और एनआरवी से भी 2 रुपए लेना पड़ेगा। अब मैं अभी तक मेरी कॉस्ट 2 रुपए इंकर हुई है, बट एनआरवी तो पूरी की आएगी, मान लेते हैं एनआरवी पूरी की 50 है, कितने की पूरी की
50। अब तुमने बोला सर इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब दो तरीके होते हैं, तुमने पहला वाला तरीका चूज किया, तुमने बोला सर कॉस्ट में ऐड कर लो ताकि ये बड़ा कर लो ताकि वो कंपैरिजन बराबर हो जाए। तो तुमने बोला सर इसको पूरा बनाने में अभी 18 रुपए और खर्च होने वाले, कितना खर्च होने वाला है? तो 2 के अंदर 18 ऐड कर लिया, तुमने बोला 20 का मार्कर बन गया और 50 का एनआरवी हो गया। तो विच वे लोअर कितने बुक करोगे? 20 पे। तुम बोल रहे हो कि तुम बैलेंस शीट में इस इतने पार्ट को 20 रुपए में दिखाओ, तो तुम बोल रहे हो बैलेंस शीट में तुमने ये स्टॉक को कितने में दिखाया? 20 में। क्या ये लॉजिकली सही होगी गलत होगी? ये 20 का है क्या? इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? अपने को एनआरवी को कम करना पड़ेगा। इसको कम करना पड़ेगा। कॉस्ट बढ़ाने से मतलब नहीं है, कॉस्ट बढ़ा दी तो जो वैल्यू आएगी वो फिनिश रूट से आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा, बराबर ना? तो हम क्या करेंगे, हम एनआरवी को कम कर लेंगे। तो जो एनआरवी है, अब एनआरवी को कैसे कम करना है वो समझो कि हमको पता है कि ये पूरी की अपने एनआरवी ली है। अगर इसमें से और जो खर्चा होने वाला है उसको मैं माइनस कर लूं तो मेरे एनआरवी आ जाएगी। तो ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे और माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन। अब मान लेते हैं इसको एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन में लू सपोज करना, तो मैं मान लेता हूँ इसको और मुझे खर्च करने में बचा वो जो भी खर्चा होगा, मान लो 600 रुपए का आने वाला है सपोज करो। तो अब मुझे बताइए इसका नेट पैसा जो अभी तक काम बना है उसका मेरा एनआरवी कितना हो गया? 1400। अब मैं कम करता हूँ 1000 रुपए की कॉस्ट है अभी तक इनकर्ड हुई है और 1400 रुपए का ये है, तो विच एवर इज लोअर 1000। तो मुझे कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करना है क्या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? ये गलती करते हैं एग्जाम में बहुत सारे बच्चे, आपको एनआरवी में से माइनस करना है। इसमें से माइनस करना है। तो चलो अच्छा ये बताओ क्या ये हर बार करना होगा कि डब्ल्यूआईपी गुड्स को तभी करना होगा? कॉमन सेंस जब डब्ल्यूआईपी को तभी करना है। बस ये था तुम्हारा एनआरवी। अब मैंने दोनों फॉर्मूले साथ में लिख दिए। मैंने बोला देखो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस तो लेनी है तुमको, क्या लेनी है बेटा? एस्टिमेट सेलिंग प्राइस तो लेनी है ना अपने को, अपने एस्टिमेट सेलिंग प्राइस तो ले ली। अब इसमें से माइनस करना है, तुम्हारा गुड्स डब्ल्यूआईपी है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन भी ले लो, और अगर फिनिश गुड है तो मत लेना। और एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेल और कुछ करने का है जैसे कमीशन वमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, तो वो भी लेस कर लो। बस ये खेल खत्म हो गया। तो एनआरवी तो बड़ा इजी था। एनआरवी में कोई दिक्कत होना मजा कॉस्ट में है, बट उससे पहले अगर मैं सीखा उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है? जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हो गए वैसे वैसे मैं उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कराता रहूंगा। अब मेरा क्वेश्चन, जब मैं कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू कर रहा हूं तो मुझे किस तरह से वैल्यू करना है? क्या मुझे इंडिविजुअल हर एक स्टॉक को अलग अलग कॉस्ट एनआरवी निकालना है कि टोटल मार्केट निकालना है? जैसे मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैंने ये फर्नीचर बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब मैं जब ईयर एंड में कॉस्ट एनआरवी निकाल रहा हूं तो मुझे क्या सबका अलग कॉस्ट निकाल के सबका अलग एनआरवी निकाल के कंपैरिजन करना है कि सबका टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल एनआरवी निकालो, फिर करो टोटल अलग अलग? दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा अलग अलग, एक आ रहा है टोटल। टोटल तो मानना इज नॉट गुड, बराबर ना? अलग करना चाहिए, बट अलग में दिक्कत है, फिर तो बहुत लंबा छोटा काम हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा गुड्स इंटरचेंजेबल है, क्या है? इंटरडिपेंडेंट या इंटरचेंजेबल है, तो ऐसे वाले केस में अलग अलग मत करो, तो टोटल मान लो। अगर तुम्हारा गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है तो अलग करना पड़ेगा। सिंपल और बढ़िया रूल है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अगर मैं फर्नीचर बना रहा हूँ और मैंने ये फर्नीचर बनाया फिर दूसरा फर्नीचर बनाऊंगा और ये फर्नीचर ऑलमोस्ट सेम है, तो अलग निकाल से मतलब नहीं ना, टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल निकाल तो काम खत्म हो गया। बट मान लो मैं फर्नीचर का बिजनेस भी कर रहा हूँ और साथ में एसी का बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो अलग ही करना पड़ेगा, फिर आप टोटल मार्केट कर सकते हैं। तो ये बोलता अगर तुम्हारा गुड्स इंटरचेंजेबल है तो टोटल मार दो, और तुम्हारा गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है तो अलग करना पड़ेगा। वापस बोलता हूँ, जैसे मान लो मैं एक दुकान वाला हूँ, मैं पानी की बोतल रखता हूँ। अब मेरे पास में एक्वाफिना की पानी की बोतल है, बिस्लेरी की भी है और किनली की भी पड़ी है, बराबर है? अब इनका मैं अलग कॉस्ट निकाल के अलग एनआरवी निकाल के मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ही टाइप की बोतल है। जिसको पानी पीना है अगर वो बिस्लेरी नहीं मिली तो किनली भी लेगा, वो नहीं मिले कोई और भी लेगा, उसे जोर से प्यास लगी है। कुछ ब्रांड वाले आएंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी नॉर्मली आप लेके जाओगे प्यास लगी तो पियोगे, तो ये सब इंटरचेंजेबल हो गया। क्या हो गया ये?
बराबर ना, मैं क्या बोल रहा समझ में आया? अब ये भाग्येश घर पे था, ठीक है, अब इसके घर पे गेस्ट आ गए, तो मम्मी ने बोला बेटा पास में डीमार्ट है, जा एक मिरिंडा लेके आ जा। ये गया वहां पे, उसने देखा मिरिंडा तो नहीं है, बराबर ना, तो घर पे खा लिया था जाके। कुछ तो होगा कोल्ड ड्रिंक में, फैंटा होगा, स्प्राइट होगा, कोको कोला होगा, थम्स अप होगा, कुछ तो होगा, तो कोई दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी खा लिया प्यासे मरो भूखे मरो हमें क्या है, वैसा नहीं चलेगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसके बदले वो काम चलेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल, बराबर है। एक होता है नॉन इंटरचेंजेबल गुड्स। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसको घर पे गेस्ट आए और इसको बोला तू कोको कोला लेके आ जा, ये गया वहां पे कोको कोला नहीं थी, तो एक टी शर्ट उठाया वो लेके आ गए, मम्मी कोको कोला नहीं मिला, टी शर्ट दे दो उनको। हंसी आएगी नहीं आई, क्या ये इंटरचेंजेबल गुड्स था? नहीं, बराबर है। तो जो गुड्स इंटरचेंजेबल होता है, जो गुड्स इंटरचेंजेबल होता है उनको आप टोटल मार्क के भी कर सकते हो, उसके लिए अलग से एनआरआई निकालने काम नहीं है, बराबर है। बट जो गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं होता है उनको फिर आपको अलग से कॉस्ट एनआरबी कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट। मेरी कंपनी एक मान लो विजय सेल्स से मैं 3 प्रोडक्ट में डील करती हूँ, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, ठीक है। अब ये गुड्स ना तो सिमिलर है ना कि इंटरचेंजेबल है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए जो है वो एसी का है, बी जो है वो वॉशिंग मशीन का है, सी जो है वो मान लेते हैं टीवी का है। तो ऐसा थोड़ी जो टीवी लेने आया उसको नहीं मिला तो वॉशिंग मशीन लेके चला गया, ऐसा तो वही नहीं ना। तो ये हो गया तुम्हारा गुड्स हो गया, बराबर है। अब ये बोलता है कि आपको कंपेरिजन करना है, मैंने क्या बोला, अब 2 तरीके हैं, या तो आप टोटल मार्केट कंपेरिजन कर लो कॉस्ट एनआरबी का, या इंडिविजुअल चॉइस बाय चॉइस करो। अगर टोटल मार्केट करता हूं तो मेरा आंसर आता है, देखो कितना आता है, 8 और 8, 88 इसका, 5 10 14 और 3 5 7 84। तो ऐसा वाले केस में मैं बीचे भी लोअर 84 ले लेगा, और गुड्स इंटरचेंजेबल हुए तो। पर क्या ये मेरे गुड्स इंटरचेंजेबल है? तो मुझे इंडिविजुअल लेना पड़ेगा अलग। तो इसमें बीचे भी लोअर, पहले वाले में 28, दूसरे वाले को भी ले लो 32, तीसरे वाले में 16। तो अब मेरा स्टॉक कितना आएगा? हाँ, मान लीजिए करोड़ में है, यहाँ पे लैक्स में तो बहुत करोड़ में मान लो। तो अब मुझे बताइए, क्या आपका सिर्फ ये ऐसे वैल्यूएशन करने पे स्टॉक कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बराबर ना। तो अब समझिए कि आपको ये वाला फॉलो नहीं करना है, आपको ये वाला फॉलो, कि तुम्हारा गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है। हाँ, अगर इंटरचेंजेबल होता, जैसे मान लो तीनों ही टीवी होती, एक सैमसंग, एक ओनिडा, एक और कुछ मान लेते हैं, एलजी मान लेते हैं, तो ऐसे वाले केस में ये वाला मेथड करना का काम नहीं था, फिर ये वाला चलता। क्या बोला आपको समझ में आया? ठीक है, वो ध्यान रखना। चलो, तो कैसे करूंगे? आंसर नहीं दे रखा, अपने को आंसर निकालना पड़ेगा। लिखिए आंसर, आइटम ए बी सी, स्टोरेज कॉस्ट एनआरबी, फिर आपको लेना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। फिर लिखूंगे पहले में 28, दूसरे में 32 और तीसरे में 16, और टोटल मारूंगे 76। ऐसा पूरा बनाने का मैंने बनाया ना, आइटम स्टोरेज कॉस्ट एनआरबी फिर लोअर ऑफ, 4 कॉलम बनाओ। चलो बनाओ। वो सेम साइज की भी होनी चाहिए, ऐसा मतलब जैसे इंटरचेंजेबल, एक छोटा टीवी बड़ा टीवी वो तो नहीं है ना इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल होना चाहिए।
हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, X company limited purchased goods at the cost of 40 lakhs in October 2016. Till the March 2017, 75% of the stock were sold. The company want to disclose the closing stock at 10 lakhs. The expected sale value is 11 lakh and commission is 10% on the sales is payable to the agent. Advise, what is the correct closing stock to be disclosed? चलो भैया सुनो क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट, अब मुझे बताइए कितने का माल आपने लिया था? 40 लाख। तो हम क्लोजिंग स्टॉक तो वो लेते जो अनसोल्ड है, बराबर ना। तो 75% सील्ड हो गया, तो 25% अनसोल्ड रह गया। बताओ कितना होता है? 10। कंपनी बोलती है मैं 10 लाख पे दिखाऊंगी क्लोजिंग स्टॉक। हम बोले ऐसा नहीं होता ना, आपको एनआरवी भी चेक करनी पड़ती है। तो एनआरवी भी लीजिए इसकी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कितनी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है? 11 लाख माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन। बट यहाँ पे फिनिश गुड्स है, कुछ कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है नहीं, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल ले लो। तो क्या बोला इसने? 11 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 10%। तो कितना होता है ये बेटा? 1.1 लाख। तो 9.9 लाख का एनआरवी आ गया। अब मुझे बताओ क्या 10 लाख पे वैल्यू होनी चाहिए, 9.9 पे होनी चाहिए? 9.2 क्या होता है? विच एवर इज लोअर। तो ऐसे लिखेंगे लास्ट में, एज पर AS2 valuation of inventories closing stock should be valued at lower of cost or NRV, बराबर ना। Hence closing stock will be, मतलब क्या होगा? 9.90। बोलो किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हैं। कॉपी कर लो। हाँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
a trader purchased certain article for 85,000. He sold some of the article for 1,05,000. The average percentage of profit margin is 25% on the cost. Opening stock is 15,000. Calculate the closing stock. कैसे निकालें क्लोजिंग स्टॉक बताओ इसमें? हमने बचपन से पढ़ा है क्लोजिंग स्टॉक हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या लेते हैं बेटा? ऐड करते हैं परचेजेस और माइनस करते हैं सीओजीएस। कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा ना? ओके कितना है बेटा? 15,000 का ओपनिंग स्टॉक है, तो 15,000 और 85,000 दोनों मिला के हमारे पास में कितना? 1 लाख का गुड्स होना चाहिए था, बट हमने कुछ बेच दिया है। अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे है, परचेज भी कॉस्ट पे, तो जो लेस होगा वो भी कॉस्ट ही होना चाहिए सेल का। तो अब इसी सेल जो किया उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो जो सेल का वैल्यू है वो हमको दे रखा है। सेल का वैल्यू कितना बेटा? 1,05,000। अब सीधी बात है, 1,05,000 में कुछ प्रॉफिट भी ऐड है, तो अभी हमको इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो 2-3 तरीके हैं इसके निकालने के। जैसे अभी इसमें प्रॉफिट ऐड है, तो ये जो है ना अमाउंट, दिस इज इक्वल टू 125, कॉस्ट के ऊपर है तो ये 125 के बराबर है। देन व्हाट इज फॉर 100? 84,000। तो ऑटोमेटिक तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया? सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आ गया 16। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो सिंपल रहता है कि एक होता है कॉस्ट, उस कॉस्ट में ऐड करते हैं कुछ प्रॉफिट, देन यू विल गेट द सेल। ऐसे होता है। अज्यूम करते हैं कि हमने कॉस्ट 100 रुपए में लिया हो, प्रॉफिट जो है कॉस्ट के ऊपर है, तो 100 के ऊपर प्रॉफिट है 25 रुपया, तो 125 का सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमको सेलिंग प्राइस यहाँ पे पता है 1,05,000 और हमको कॉस्ट निकालना है, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना, तो भी 84 आ गया। अरे समझे? तो ये अपना क्लोजिंग स्टॉक अपने को मिल जाएगा 16,000। बोलो किसको डाउट है? आप बोल सकते हो, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 5। On 31st March 2017, a business firm find that the cost of the partial finished unit on that date is 530 lakhs. तो अभी WIP गुड्स है जिसका कॉस्ट है 530। The unit can be finished in 17-18 by an additional expenditure 310. अब उसको और बनाने में जो खर्च आएगा वो 310 का आएगा, that is cost of completion. The finished unit can be sold for 750 subject to the payment of 5% brokerage on the selling price. जब वो बन जाएगी तो आप उसको 750 में बेच सकते हो, बट अमेजोन के थ्रू बेचोगे तो 4% कमीशन पे करना पड़ेगा। The firm seek your advice regarding the amount at which the unfinished unit can be unfinished unit should be valued at 31st March 2017 for preparation of the final account. Assume that the partly finished unit cannot be sold in semi-finished form that and its NRV is 0 without processing it further. मोटा मोटी आप WIP में नहीं बेच सकते, आपको फिनिश के ही बेचना पड़ेगा, वो एक्सप्लेन किया है। तो हमको पता है कि अगर WIP है और हमको उसका वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या रूल था बताओ? सबसे पहले कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है बेटा? 530। अभी हमको इसकी NRV निकालनी पड़ेगी। उसके लिए चाहिए एस्टिमेट सेलिंग प्राइस। अब सीधी बात है, ये एस्टिमेट सेलिंग प्राइस तो फिनिश का ही होगा, आधा तो हम बेचते ही नहीं है, पूरा के बेचते हैं तो 750 रुपए। अब इसमें से माइनस करो ब्रोकरेज एट 4%, कितना होता है? 30। अब इसके अलावा एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि आधी अधूरी बनी है तो कॉस्ट आधे की है, ये पूरे का है, कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो इसका एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस करना पड़ेगा। कितना? 310। तो बताओ क्या NRV आ गया? 41। अब वही एज पर AS टू विच एवर लोअर पे वैल्यू करना है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV।
दैट इज 410। क्या बोला, समझ में आया? तो फाइनल आंसर क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 410। क्योंकि उसकी भी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हो। अब क्लोजिंग स्टॉक में तुम्हारा रॉ मटेरियल भी आता है, डब्ल्यूआईपी भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है। फिनिश गुड तो ठीक है, बट डब्ल्यूआईपी को तो वैल्यू करना पड़ेगा। उसमें भी तो हो सकता है फिर गड़बड़। समझ में आया? तो उसका भी सेम रूल है ना, वो भी तो बनने वाला है, उसमें भी प्रूडेंस फॉलो करो फिर। बराबर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी होगी, 5 भी हो गया ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 8। A private limited company manufacturing fancy terry towel had valued its closing inventory, ठीक है, of inventory of finished goods at realizable value, inclusive of profit and export cash incentives. Firm contract had been received and goods were packed for export, but the ownership on these goods had not been transferred to the buyer. Comment on the valuation of inventories by the company. तो इसने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू किया है एनआरवी पे। मुझे बताइए क्या बराबर किया, गलत किया है? सही बात है, इसने गलत किया है। एनआरवी पे नहीं होता, लोअर ऑफ एनआरवी पे होता है। एनआरवी पे सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिसका लाइव स्टॉक हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, बराबर ना, वो लोग कर सकते हैं ना, कि ये लोग। अब क्योंकि ये फैंसी टेरी टॉवल बना रही है, तो ये तो क्लियर हो गया कि लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट प्रोडक्ट का काम तो नहीं कर रही है। इसके लिए हम बोल सकते हैं इसने जो वैल्यू किया वो गलत किया है। दूसरा, इसने बोला कैश इंसेंटिव को बुक करना है। कैश इंसेंटिव को पहले नहीं कर सकते, जब होता है तब करना चाहिए, मतलब जब गेन रियलाइज होगा तब करना चाहिए, इससे पहले करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर पढ़ लो। तो क्या जो उसने किया है वो बराबर के लिए गलत किया है? गलत किया है। अब इसमें आगे हमको पढ़ना है, इस कंटेनर एंड एम्प्टीज आर द स्टॉक। तो ये क्या कंटेनर और एम्प्टी स्टॉक होता है? तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए, कंटेनर्स एंड एम्प्टीज आर नाइदर स्टॉक गुड्स फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, nor are they goods in the production process, nor they are the material or supplied for the consumption in the production process or rendering of service. बट आईसीआई ने एक चीज बताई है, एक्सपर्ट एडवाइजरी बताई, कंटेनर्स एंड एम्प्टीज आर द आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी। अब ये क्या बोल दिया? वैसे तो ये इन्वेंटरी डेफिनेशन में आती नहीं है, बट फिर भी इसको इन्वेंटरी कंसीडर किया है। एक तरह से हम बोल सकते हैं दीज आर द पैकिंग मटेरियल। कंटेनर्स क्या होते हैं? जैसे ऑयल आ रहा है, ऑयल ऐसे थोड़ी आए, समझ में आया? वो बड़े बड़े आपने देखे होंगे कैंस होते हैं, उसमें आता है, बराबर ना। तो उन चीजों में आते हैं। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल आप दारू बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? दारू। अब दारू आप किस में बेचते हो? बोतल में या ग्लास में? वो पीने वालों के लिए होता है, इसको अपनी याद आ जाती है, मैं बैठा है, उधर आता है तो ग्लास में देता है ना, बराबर है? बराबर ग्लास में देते हैं, बट वो आधा किस में है? बोतल में। क्या बोला, समझ में आया विश्वजीत? तो जो दारू होता है वो किसमें मिलता है? बोतल में। तू पी के आया है? ठीक है, दारू होता है ना, वो किसमें होता है? बोतल में होता है, बराबर है? तो अब एक्चुअली ना आप बेच तो दारू रहे हो, बट जो बोतल है वो भी तो साथ में आ रही है। अब मान लो एक कंपनी है, ठीक है, किंगफिशर, सब बता दे रहे, ठीक है, तो मान लो किंगफिशर कंपनी है। अब उसके पास ऑब्वियसली दारू लिक्विड है, वो तो हो गई, जो लिक्विड है वो तो हो गई होगा, बट उसके पास बोतल भी तो बहुत सारी होगी। अब ये जो बोतल है वो इसकी क्या मानी जाएगी? इन्वेंट्री। लॉजिकली वो बोतल तो बेच भी नहीं रहा है,
बिस्लरी कंपनी है, वो क्या बेचता है? अब पानी से ज्यादा उसका वैल्यू बोतल का होता है, पता है ना, प्लास्टिक वाली। हाँ, तो अब मुझे बताइए, उसके अंदर बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई, खाली बोतलें, तो उसको क्या माना जाएगा? इन्वेंट्री मानेंगे, जबकि आप बेच तो नहीं रहे हो बोतल, पर क्योंकि वो उसका पार्ट की तरह माना जाता है। क्या बोले, समझ में आया? क्या माना जाता है? उसका पार्ट, क्योंकि उसके बिना वो सर्व नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, इसके लिए फिर हम बोलते हैं कि उसका पार्ट माना जाएगा। तो आईसीए ने भी फिर वही बोला कि जो खाली बोतलें जो होती है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा किसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हो किसी ऐसी चीज की, जैसे आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो जो ये दारू बेचती है, या आप कोई बार की बात कर रहे हो, तो वो लोग जो उसका सर्व ही उसमें होता है, बोतल में होता है, तो वो जो बोतलें हैं वो भी इन्वेंट्री का पार्ट मानी जाती है। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, वो ध्यान में रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन ये तेरे लिए। पढ़ पढ़ पढ़। कौन सी बार? ममता बार। पढ़ पढ़ पढ़। Mamta bar sells beer to customers. Some of the customers consume the beer in the bar run by the Mamta bar. While leaving the bar, the consumer leave the empty bottles in the bar and the company takes possession of these empty बराबर bottles. ना? तो एक मालिक ममता बार है, वहां पर कुछ लोग आते हैं दारू पीते तेरी तरह, तो उसके बाद क्या करते हैं, बट वो तेरी तरह बोतल घर पे लेके नहीं जाते, वो बोतल उधर ही छोड़ के जाते हैं, ठीक है, पीने के बाद में। हाँ, और कंपनी उस बोतल को ले लेती है। The company has laid down the detailed internal procedure for accounting of these bottles sold by the calling for payment. बराबर ना, उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है, इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर बना रखा काउंटिंग के लिए, कि इतनी बोतलें आई, इतनी बोतलें गई, ये बचा, ये बचा। हाँ, और लास्ट में जो बची हुई उसके लिए टेंडर भी बुलाती है, इतनी बच जाती है। Keeping this in view, decide whether the inventory of empty bottles is an asset of the company. तो जो खाली बोतलें ममता बार के पोजीशन में है, क्या वो उसकी असेट है कि नहीं है? है ना बेटा, असेट तो है। असेट तो है ना, फ्यूचर में जितने इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो असेट होती है, तो आप उसको बेच भी रहे हो, टेंडर भी निकाल तो असेट हो गई। If so, whether the inventory of empty bottles is seen as a date of is to be considered as local हाँ, तो असेट तो है ही है, पर क्या उसको इन्वेंट्री मानेंगे? हाँ, value as per sales to or to be treated as a scrap so that net realizable value with corresponding credit to other. तो आप बताइए, क्या उसको इन्वेंट्री मानेंगे या फिर उसको स्क्रैप मांग के अदर इनकम शो करना चाहिए? इन्वेंट्री ममता बात है ना, तेरे घर पे जो 2 बोतलें पड़ी उसको तो स्क्रैप ही मानेगा। समझ में आया? क्योंकि तेरा वो प्रोसीजर नहीं है ना, उसका पार्ट नहीं है कि तू बोतलें बेच रहा है, कर रहा है, वो तो सब है ही नहीं ना तेरा। घर पे जो दो बोतलें पड़ी है उसको अपन इन्वेंट्री मानेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ लो। ये थोड़ा चेंज कर लेना, नाइट लिमिट को ममता बार कर लेना। इधर आंसर में नाइट लिमिट दिखा, उसको ममता बार कर लेना। ठीक है, बस ये हो गया इसका पार्ट 1। मतलब इसमें अपन ने जो बात की वो मोस्टली एनआरवी की बात की है, और इन्वेंट्री में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या नहीं आता है, वो देखा है। अभी मेन बात करनी है कि जो कॉस्ट है वो कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें अपने को पढ़नी है। तो अभी अपना मेन काम रहेगा कॉस्ट निकालना। अब इन्वेंट्री में कॉस्ट को कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। अब तो जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तभी कॉस्ट निकालना सीखते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं।
लिसन, कॉस्ट निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले लेना है कॉस्ट ऑफ परचेज, फिर लेना है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरा लेना है इसमें ब्रिंगिंग कॉस्ट, और फोर्थ वाला जो कॉस्ट नहीं लेना है वो। तो 4 चीजों के बारे में हमको इसमें कॉस्ट में बात करनी है। पहले कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज की कॉस्ट कैसे निकालते हो वो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ले लो परचेज प्राइस, क्या ले लो, यानी एमआरपी या जो भी तुम बोलते हो लिस्ट प्राइस, उसमें से कोई अगर वो ट्रेड डिस्काउंट मिला है या कोई रिबेट मिला है तो माइनस कर लो। उसके बाद कोई टैक्सेस पे किए हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और कैश डिस्काउंट होता है उसको मत कंसीडर करना, सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट को ही करना है। बस ये होगा कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या भाई ये, तो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ परचेज किसके लिए होता है बेटा, जो ट्रेडर होता है उसके लिए होता है। जैसे विजय सेल्स वाला है, तो विजय सेल्स ने गोदरेज का एसी परचेज किया तो वो हो गया इसके लिए परचेज प्राइस, बट उसको गोदरेज से 20% का डिस्काउंट मिला है तो वो 20% का डिस्काउंट माइनस कर लिया। अब मान लो उसने कोई टैक्स पे किया है जिसके ऊपर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसके जेब से गया वो पैसा, तो वो उसमें ऐड हो गया, दैट इज नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। बट अगर मान लो उसने कोई टैक्स पे किया है बट उसके पास जीएसटी नंबर है, उसका क्रेडिट मिलेगा, तो वो कौन सा टैक्स हो गया, रिफंडेबल, तो वो ऐड नहीं होगा इसमें। अगर ऐड किया हो तो माइनस कर लेना, ऐड नहीं किया तो छोड़ो। ये हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है अगर तू मैन्युफैक्चरर है तो कैसी कॉस्ट निकालेगा। ये हमने बचपन से पढ़ा है, तुमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, डायरेक्ट लेबर लेते हैं और ओवरहेड लेते हैं, जिसे अपन प्यार से बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। अब ये ओवरहेड 2 तरह के होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। अब वो कैसे लेना वो बात की बात है। अब यहाँ पे अच्छा, ये ओवरहेड जो अपन लेते हैं वो अपन को नॉर्मल लेना है, नॉर्मल कैपेसिटी पे। किस पे लेना है, हम जब पर यूनिट निकालते हैं तो जो अपन डिवाइड करते हैं वो कौन सी कैपेसिटी करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मली। लेस करना है अगर एनआरवी ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट होता है तो। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने को कुछ पैसा मिल गया एक्स्ट्रा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बना रहा था मक्खन या घी, हम साथ में छाछ बन गई, तो छाछ का जो पैसा मुझे मिला है या एनआरवी जो है वो मेरी एक्चुअल में कॉस्ट नहीं हुई ना, तो उतना माइनस करना पड़ेगा। तो उसको इनकम शो नहीं करेंगे, किसको, छाछ को, उसको अपन कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे। तो ये एनआरवी ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट माइनस करना है, ये पूरा कॉस्टिंग का रेफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा उसको लाने में कोई खर्चा हुआ है, फ्रेट 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 जो भी है वो सब ऐड कर लेना। बट इन चीजों का भी ऐड मत करना, ये चीजें उससे कोई लिंक है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट खर्चे। जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सब आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं। इसका उस इनडायरेक्ट से कोई लिंक नहीं है तो ये आपको कुछ करना ही नहीं है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये आपको माइनस ऐड कर रखा तो माइनस करना है, अदरवाइज नहीं लेना है। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस भी नहीं लेना है। अब ये लॉस क्या होता है ये थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा कि इसमें लॉस भी होता है। अब लॉस क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब भी मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करता हूँ तो उसमें 2 तरह के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा कौन सा होता है, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो होगा ही होगा, पक्का है, तो हमको भी पहले से पता है, तो उस लॉस से कभी कोई एंट्री पास नहीं होती, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो इससे सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 लीटर पेट्रोल लिया 1000 रुपए के हिसाब से, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 10 लाख रुपया। अब मुझे पता है कि जब भी वो पेट्रोल में लेके आऊंगा, दूर से लेके आ रहा हूँ, तो 10 लीटर तो उड़ ही जाएगा। तो एक्चुअल में मैंने जो पे किया है वो 10 लाख रुपए 100 लीटर का नहीं पे किया है, कितने, 90 का पे किया है। तो मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी पर यूनिट वाली वो कितनी होगी, करो डिवाइड। बराबर है। तो 1111 रुपए और 11 पैसे के आसपास मैंने पे किया है। तो अब मुझे बताओ 1 लीटर मुझे कितने में पड़ा, 1000 में पड़ा कि 1111 में पड़ा, 1111, ठीक है। आप चाहो तो इंटू 90 वापस करोगे तो यू विल गेट द 10 रुपीज, वो पूरा लेते हैं तो इसका मतलब क्या, ये मैंने लॉस बुक किया कि पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा दी है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा दी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या बोला, हाँ वो क्या, मैथ्स मिस्टेक बेटा, बस क्या बोला समझ में आया। तो अब मुझे बताइए क्या नॉर्मल लॉस को हम अपनी बुक्स में लिखते हैं, नहीं, सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है, समझ में आया। एक होता है एबनॉर्मल लॉस, कौन सा होता है, एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है बेटा जो मतलब अवॉइडेबल था एक तरह से, या पहले से मालूम नहीं था, बराबर ना। अब वो लॉस सच में लॉस है तो उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, उससे पर यूनिट कॉस्ट नहीं बढ़ता है, उसको अपन लॉस बुक करके बैलेंस शीट में से, स्टॉक में से माइनस करेंगे और उसको अपन प्रॉफिट लॉस में भी दिखाएंगे एज एबनॉर्मल लॉस। क्या बोला समझ में आया, वापस समझाता हूँ।
मेरे इन्वेंट्री में दो तरह के लॉस हो सकते हैं। पहला है नॉर्मल लॉस, दूसरा कौन सा है? नॉर्मल लॉस, इसे अपन नोन लॉस भी बोलते हैं। ये मतलब कंफर्म होना ही है, इसके लिए दुख नहीं होता, इसके लिए हम रोते नहीं है, गुस्सा नहीं होते, क्योंकि हमको भी पता है ये होना ही है। सौरा गई कपड़ा सिलाने के लिए, तो इसने बढ़िया महंगा कपड़ा लिया, बराबर है। बनारस गई तो बनारस साड़ी के लिए इसने बहुत महंगा कपड़ा लिया। अब वो गई टेलर के पास में, टेलर को बोला इसके लिए बढ़िया से मेरे एक कुर्ती सिल दो। उसने बोला ठीक है। तो टेलर के पास में गई, 2 दिन के बाद वापस गई तो देखा टेलर ने कुर्ती सिल दी है, बट उधर नीचे को साड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, छोटे छोटे होते ना वो वाले। तो सोना देखा कि टुकड़े पड़े मेरी साड़ी, महंगी साड़ी के, तो क्या उसके लिए लड़ाई करेगी ये उससे? क्यों? वो तो जरूरी था ना। अब जब हाथ का ऐसे काट रहे तो उसमें कटेगा ही कपड़ा, गले का काट रहे तो कटेगा ही थोड़ा बहुत। तो आप ऐसा उसके लिए जड़ा नहीं कर सकते ना, भाई ऐसे मेरा वेस्ट कर लिया, इतना महंगा था, ये था वो था। वो लॉस है नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है वो इसको भी मालूम था इतना तो वेस्ट होना ही है, तो उसके लिए क्या झगड़ा करना। दूसरा है एबनॉर्मल लॉस, इसे बोलते हैं अननोन लॉस। गई कपड़ा दिया, कहां पे गई? टेलर के पास में गई, उसको दिया, फिर वापस आई, कपड़ा चेक किया तो इतना बड़ा सा छेद था उसके अंदर। वो आयरन कर रहा होगा तो जला दिया उसने। अब क्या होगा? अब तांडव होगा, बराबर ना। अब क्या होगा? तांडव। सोरा बोले कि ऐसे कैसे जला दिया, इतना महंगा कपड़ा। क्या बोला? तो अब होगा वहां पे तांडव, बोले कि ऐसे ऐसे जला दिया। समझ में आया? ऐसे थोड़ी होता है, या तो मेरे पैसे वापस कर या फिर कुछ कर, इसका जो भी नया लाके दे। तो वो अब तांडव होने वाला है। तो ये लॉस सच में लॉस है, इसके लिए इसको दुख हो रहा है। इसे अपन बोलते हैं अननोन लॉस या एबनॉर्मल लॉस। ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, ये सच में लॉस है। तो ये जो लॉस हुआ है तो ये कहां पे जाएगा? P&L में। तो ये ट्रांसफर टू P&L होता है, बराबर है। और जो नॉर्मल लॉस होता है वो ट्रांसफर टू P&L नहीं होता है, उसकी से बस कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कॉस्ट पर यूनिट। तो ये होता है नॉर्मल लॉस। दूसरा कौन सा होता है? एबनॉर्मल लॉस। तो क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है तो इसकी वजह से नॉर्मल लॉस जो है ना, उसे कभी कोई एंट्री पास नहीं होती, वो कभी P&L में नहीं आता। बट जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, वो सच में लॉस होना चाहता है, इसलिए कहां पे आता है? P&L में आता है। उसकी एंट्री क्या हुई कि जो भी तुम्हारा लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेस, और बाद में P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। गुड्स कम करना पड़ेगा ना। तो पहले तो क्या आएगी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेस, परचेस कम हो जाएगा तुम्हारा। और दूसरे जैसे लॉस बाय 5 टू परचेज, लॉस बाय 30 टू परचेज, वैसे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, वो गुड्स कम कर लिया, बराबर है। जैसे मान लो मेरे पास में 1 लाख बोतलें हैं। कितनी बोतलें हैं? एक 10 रुपए की, तो 10 लाख का माल हो गया। उसमें से आधी बोतलें चोरी हो गई, तब मैं 1 लाख का माल नहीं दिखा सकता ना। कितना माल दिखाना पड़ेगा? आधा दिखाना पड़ेगा। तो आधा कहाँ पे ट्रांसफर होगा? वो तो लॉस तो वही हुआ, बट मेरा गुड्स भी तो कम करना पड़ेगा, तो परचेज कम करना पड़ेगा। तो परचेज 1 लाख के मतलब कितना बचेगा? 5 लाख। जैसे परचेज में से परचेज माइनस करते हैं, ये अपोजिट साइड में दिखा सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं ना। तो या तो आप क्या करो, उसको एबनॉर्मल उसको अलग से दिखा दो ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर आप परचेज में से माइनस करो, दोनों सेम ही ट्रीटमेंट होंगे। तो हम जो एंट्री पास करते हैं उसमें इस तरह से पास करते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, जिससे मेरा गुड्स कम हो गया, तो गुड्स कम कर लिया हमने, अब क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा उतना। और दूसरा, अब ये एबनॉर्मल लॉस कहां पे ट्रांसफर होगा? P&L में। तो एंडिंग होगी P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल, बराबर ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? वापस समझाता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग P&L है, ध्यान से सुनना। ये मैंने परचेज किया, टू परचेज 10 लाख का माल। अब इसमें से मेरे 5 लाख का माल जल गया। क्या बोला? समझ में आया? अब मेरे पास दो तरीके, या तो मैं इधर ही एबनॉर्मल लॉस दिखा दूं 5 लाख, बराबर है, बचा हुआ मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 5 लाख। ठीक है, अब ये टैली हो गया। अब क्या होगा? ये लॉस जो है ना वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे वापस आएगा टू एबनॉर्मल लॉस 5 लाख का। अब ये नेट लॉस आ गया 5 लाख। ये तो ये तरीका था। दूसरा ये तरीका कि आपने एबनॉर्मल लॉस को इधर मत दिखाओ, परचेज में से माइनस करो तो भी चलेगा।
तो माइनस किया एबनॉर्मल लॉस 5 लाख का, तो मेरा जो परचेज आएगा नेट कितना आएगा 5 लाख, वो भी तो सेम ही आंसर आएगा बराबर ना। तो इस तरह से चीजें होती है। तो हम नॉर्मली जब एंट्री पास करते हैं तो हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज करते हैं, जिससे परचेज कम हो गया 5 लाख का। बट ये लॉस सच में हुआ तो पीएल में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो अपन इसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस 5 लाख की भी ट्रांसफर हो गया, जिससे मेरा फाइनल लॉस कितना आ गया 5 लाख रुपए, जो सच में हुआ है ना। बोलो किसी को डाउट है तो आप समझा। अब मान लेते हैं कि यही इधर नॉर्मल लॉस होता, कौन सा लॉस होता, नॉर्मल लॉस होता। तो ऐसे वाला केस में हम इसकी एंट्री पास नहीं करते, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख का 10 लाख ही होता है और देयर इज नो लॉस। तो सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो गया कि मान लेते हैं कि आपने 10 लाख में 1 लाख बोतलें ली होगी, तो आपको एक बोतल पड़ी 10 रुपए में, बट अभी आपने 10 लाख रुपए में 1 लाख बोतलें नहीं 50,000 बोतलें ली, तब तुम्हारे पास जो बोतल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई 20 रुपए। अब जब तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है तो ऐसा आएगा कि कितनी बोतलें आपके पास में 50,000 बोतलें इंटू 20 रुपए वाली, तो 10 लाख का वैल्यू हो गया, तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया। क्या बोला, समझ में आया बाप, बोल भैया समझा मैं क्या बोला भाविक। तो इसके लिए हम नॉर्मल लॉस से कभी कोई एंट्री पास नहीं करते, हम इसी पास करते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अभी ये ओवरहेड कैसे निकालना है वो बात की बात है, पहले नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देख क्वेश्चन नंबर 6, in the production process normal waste is 5% of input। 5000 MT यानी metric ton फुल फॉर्म होता है, 5000 MT of input were put in process resulting in wastage of 300 MT। cost per MT of input is 1000। the entire quantity of waste is on the stock at the end of the year। state the reference to accounting standard। how will you value the inventory in this case। अब देखो हुआ क्या, पहले वो देख लो। सबसे पहले मेरा टोटल इनपुट जो है बेटा, टोटल इनपुट जो है वो है कितना, कितना इनपुट लिया 5000 MT का। अब इसमें जो मेरा लॉस हुआ है वो है 300 MT। पर ये लॉस दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस के बारे में बोलता है जितना आप इनपुट करते हो उसका 5% होता ही है, तो 5000 का 5% तो 250 MT तो होना ही था। बट जो एबनॉर्मल लॉस हो जाए एक्स्ट्रा हो गया, तो 300 में से 250 तो होना ही था, बट 300 कैसे हो गया, फिर इसका मतलब 50 का आपका एबनॉर्मल लॉस भी हुआ होगा, तो ही हो गया, टूट गया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो ये सब तुम्हारा एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब जो नॉर्मल लॉस है, मैंने क्या बोला, नॉर्मल लॉस से कभी कोई एंट्री पास नहीं होती है, बट कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। अब कॉस्ट पर कैसे बढ़ी वो समझो कि आपने टोटल जो पेमेंट किया था वो कितना 50 लाख का, ये टोटल पेमेंट था। इस टोटल 50 लाख के पेमेंट में कैसा आया 50 लाख साक्षी, कि भैया 5000 MT है इंटू 1000 रुपए के हिसाब से 50 लाख का खर्च किया। बट क्या इस 50 लाख में तुमको क्या 5000 MT ही मिलने वाला, 250 तो खर्च ही होता, जाना ही था, वो तो फिक्स ही था। तो एक्चुअल में तुमको इसमें 5000 में से 250 तो कभी मिलना भी नहीं था, तो मतलब जाता तो क्या तुमने एक MT का 1000 पे की ज्यादा पे किया होगा, ज्यादा कितने आती है कॉस्ट बताओ, है टोटल मिला के 50 लाख डिवाइड बाय 4750 1052.63। तो एक्चुअल में तुम्हें कभी भी वो है ना 1000 रुपए में पड़ा ही नहीं था, वो तुम्हारी जो वैल्यू थी वो थी 1052 रुपए में तुमको पड़ा था, जो भी पैसा रहेगा, बराबर है। अगर पूरा क्वांटिटी बचा है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 4750 से, पूरा 50 लाख मिल गया।
बट आपको उतना है नहीं, आपको लॉस भी हुआ है। तो अब जो लॉस हुआ है एक्चुअल में 50 रुपए का जो लॉस हुआ है ये अपना 50 एमटी का, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या 1000 से लेनी चाहिए, 1052 से लेनी चाहिए? मैंने क्या बोला, कभी वो 1000 रुपए था ही नहीं, वो 1052 ही था शुरू से ही। तो 50 इंटू 1052 पॉइंट जो भी था 630, ये इतने अमाउंट का लॉस होना जाएगा। अब ये लॉस कहां पे ट्रांसफर होगा? पीएनएल में। ये एब्नॉर्मल लॉस होना जाएगा और पीएनएल में ट्रांसफर होगा। अब कितना तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, अगर मान लो वो भी नहीं करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए 5000 एमटी लिया था, उसमें से 250 का नॉर्मल लॉस, 50 का नॉर्मल, मोटा मोटी तुम्हारे पास में 4700 एमटी बचा होगा। इनटू एक का वैल्यू 1000 नहीं, 1052.63 49 बराबर ये वाला 368 पूरा ले लो। तो ये वाला तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? टोटल देख लो, मतलब 50 लाख था, उसमें से इतना अगर वैल्यू पड़ा है उतना लॉस हो गया, वैल्यू हो जाएगा, दोनों मिला के 50 लाख ही होगा। फोन वापस देख लो। बोलो समझा तुमको? तो इस तरह से अपना कैलकुलेशन होगा। इसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। देख लो आंसर, देख लो। एप्लीकेबल एएस लिख दिया, एएस टू प्रोविजन लिख दिया हमने, ठीक है। एनालिसिस देख लेते हैं। In this case, normal waste is 250 MT and abnormal waste is 50 MT. The cost of 250 MT will be included in determining the cost of inventory finished goods at the end of the year. The cost of abnormal loss is 50 MT into 1052.6315 ले लिया, तो ये टोटल आ गया 52,635 will be charged to the P&L account. और बचा हुआ जो कॉस्ट होगा नॉर्मल क्वांटिटी जो तुम्हारे पास में थी, उसका 4700 जो बची हुई थी इंटू मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 1052 कैसे निकाला, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखा है, ये वाला कैलकुलेशन का। आपको क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, तो आपको बस ये वर्डिंग में लिखना है, सब कुछ नहीं। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे तो चार्ट बना दो, इसमें OFU लिख देना, ओनली फॉर अंडरस्टैंड। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? आप बोल सकते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्या हुआ, भूख लगी है, खाना खाओगे? क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, तो अभी अपने को बस ये कॉस्ट वाला थोड़ा पार्ट निकालना है, ये करना है, कॉस्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है।